कम्युनिकेशन संचार क्या होता है, ध्यान दीजिए। संचार एक वह माध्यम है, परिभाषा यहाँ सामने लिख रहा हूँ। संचार क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा अपने संदेश है, तथ्य है, सूचना है। एक माध्यम जिसके द्वारा संदेश, तथ्य और सूचनाओं को एक व्यक्ति या एक समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहेंगे बेटा? संचार कहेंगे। एक शब्द सुना है आपने, संप्रेषण। संप्रेषण देखो, वन वे होता है, एक ने सूचना दी, दूसरे ने रिप्लाई नहीं किया, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन में दोनों जो अपने भाग है वो अपनी सूचनाओं को क्या करनी चाहिए? आदान प्रदान करनी चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं हम? संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, तो संचार जो है वो एक व्यक्ति और एक समूह है, दोनों हो सकते हैं। दूसरे व्यक्ति या समूह तक क्या पहुंचा रहे हैं? संदेश पहुंचा रहे हैं, तथ्य पहुंचा रहे हैं, सूचना पहुंचा रहे हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? संचार कहेंगे। संचार के माध्यमों की बात करें तो संचार के माध्यमों में आपने सारे माध्यम सुन रखे हैं। रेडियो है, टेलीविजन है, आजकल मोबाइल है, पत्र है, अखबार है। ठीक है, ये क्या है बेटा? संचार के माध्यम है। इनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें, आपकी बुक में ये चीज नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना कि आप देखो कि संचार कितने प्रकार का हो सकता है। संचार कितने प्रकार का हो सकता है, इसी प्रकार को या इसके वर्गीकरण को हम परिभाषा के माध्यम से समझ लेंगे। परिभाषा में दो शब्द दिए हैं, एक शब्द है व्यक्ति और एक शब्द है समूह। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अगर अपने विचारों का संप्रेषण कर रहा है तो वो संचार कौन सा हुआ बेटा? व्यक्तिगत संचार। समझ में आ रही? प्रश्न आ गया कि संचार को वर्गीकृत कीजिए या संचार व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो एक तो जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का संप्रेषण कर रहा है, उसको तो बोलेंगे व्यक्तिगत संचार। जब एक समूह है दूसरे समूह तक सूचना का संप्रेषण कर रहा है, उसको बोलेंगे हम जनसंचार। ठीक है, इसमें कोई संस्था भी हो सकती है, कोई संस्था भी हो सकती है जो सभी लोगों तक, जैसे मान लो कि अपनी भारत सरकार है, कोई योजना लागू कर रही है और इस योजना को समस्त लोगों तक पहुंचा रहा है, तो इस योजना को वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या आपके रेडियो टेलीविजन न्यूज के माध्यम से वो पहुंचाती है, तो ये कहलाता है बेटा जनसंचार। समझ में आ रहा है? व्यक्तिगत संचार और जनसंचार। पूछना है कोई? तो समझ में आ गई ना चीजें? अब आप एग्जाम्पल देखो इनके। व्यक्तिगत संचार में आप जो व्यक्तिगत पत्र है उसको शामिल करेंगे, इंडिविजुअल लेटर जो है उसको शामिल करेंगे। आपका जो टेलीफोन है या मोबाइल है या इंटरनेट है, वैसे देखिए मोबाइल इंटरनेट है ये सोशल मीडिया के भी उपकरण हैं, तो इनको हम जनसंचार में शामिल करेंगे।
लेकिन व्यक्तिगत संचार में इंडिविजुअल सूचनाएं हैं, भेज रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उसमें कौन सा प्राप्त करेंगे? व्यक्तिगत संचार के माध्यमों में व्यक्तिगत पत्र है, टेलीफोन है, मोबाइल है और इंटरनेट। इसके बाद जनसंचार की बात करें तो आपके उपग्रह संचार प्रणाली, इसमें आपके मोबाइल इंटरनेट आ गए, ठीक है। इसके अलावा अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, पत्र पत्रिकाएं हैं। ये आपके जनसंचार के माध्यम है। समझ में आया क्या? ये एग्जाम्पल जरूर उतार लीजिए बेटा, एग्जाम्पल उतार लीजिए, बुक में नहीं है। समझ में आया बेटा? व्यक्तिगत और जनसंचार। इसके बाद हम इनको और डिवाइड कर सकते हैं संचार के माध्यमों को, उनकी प्रकृति के आधार पे, नेचर के आधार पे देखें तो श्रव्य, दृश्य, श्रव्य दृश्य, नेचर के आधार पे, बुक में नहीं है बेटा, उतार लेना इसमें। श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य। श्रव्य में यानी सुनना, सुन करके सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं तो टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया। देख करके सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं आपके अखबार हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गई, ठीक है। और जो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, दोनों ही बातें हैं तो आपके इंटरनेट माध्यम आ गया, टेलीविजन आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से संचार को उनकी प्रकृति, संचार माध्यमों को उनकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य दृश्य। सुनकर, देखकर, सुनकर और देखकर दोनों एक साथ, इंटरनेट और टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, आपके टेलीफोन और रेडियो, ठीक है। बताइए इतना समझ में आ गया भाई? प्रतीक कुमावत समझ में आ गया बेटा? प्रतीक, यस सर। बेटा नए नंबर से जुड़ा है क्या तू अब? हाँ ठीक है, ठीक है। अब अगला बिंदु ये उतार लीजिए, उतार लिया होगा क्या? साफ नहीं आ रहा बोर्ड है, ये बोल आ रहा है तो यार एक बार वापस। सर 5 और 7 क्या बोल रहे हो? अपना नोट्स, आपने नोट्स नहीं भेजा बेटा। आजाद नोट्स नहीं पढ़ाया क्या तू अभी तक? नोट्स तो पढ़ानी है सर। 5 चैप्टर भेजे नहीं, बनाया भी नहीं मैंने। दूरसंचार वही है भाई, उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ स्थानों पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना, वो क्या कहलाएगा? दूर संचार कहलाएगा। रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, ये इसके माध्यम है। अब एक प्रश्न आपके आता है जो संचार से रिलेटेड है, कि प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न लिखिए। संचार माध्यमों, प्रश्न है, संचार माध्यमों के द्वारा विश्व एक गांव में परिवर्तित हो गया है, एक गांव में परिवर्तित हो गया है। कथन को स्पष्ट कीजिए, कथन को स्पष्ट कीजिए। या प्रश्न आपके बोर्ड में यूं भी आया हुआ है कि वैश्विक ग्राम की संकल्पना को संचार माध्यमों ने स्पष्ट किया है।
कथन को समझाइए। वैश्विक ग्राम की संकल्पना को संचार माध्यमों ने स्पष्ट किया है। कथन को समझाइए कैसे। बेटा विश्व की स्थिति देखें तो हमारी पृथ्वी है, आपने पढ़ा है भाई 12,756 किलोमीटर क्या है इसका व्यास है। ठीक है, अब इस स्थिति में देखें तो इधर तो आपके हैं कौन से, एशिया के प्रदेश, और इधर आपका यूरोप, और इधर देखिए आपका अमेरिका। तो यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? अलग अलग परिवहन माध्यमों से समय अलग अलग लगता है। वायु परिवहन से, वायु परिवहन पढ़ेंगे तो वायु परिवहन ने पूरे विश्व की दूरी को लगभग 30 से 35 घंटों में कवर कर दिया है। जल परिवहन में यह स्थिति बहुत ज्यादा है। सड़क और रेल परिवहन सभी क्षेत्रों में संभव नहीं है क्योंकि बीच में महासागरीय प्रदेश आते हैं। लेकिन संचार ने क्या किया है, संचार ने विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से इंटरनेट माध्यम या उपग्रह संचार प्रणाली के द्वारा 1 मिनट या 1 मिनट के भी अल्पांश समय में पूरे विश्व को जोड़ने में अपना मुख्य योगदान दिया है। किसने? संचार। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे कि संचार ने वैश्विक गांव की, गांव नहीं होता कि गांव छोटा सा, उस गांव में कोई भी घटना घटती है तो पूरे गांव में वह घटना एक साथ फैल जाती है। क्योंकि गांव में क्या होता है, लोगों का जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। सभी लोग हैं वो सामाजिकता से जुड़े होते हैं। उसी प्रकार पूरे विश्व की बात करें तो इन संचार माध्यमों ने क्या किया है, पूरे विश्व को एक गांव के रूप में बदल के रख दिया है। कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना होती है तो पूरे विश्व में एक साथ वह घटना सामने आती है। पूरे विश्व को खबर लगती है कि यहाँ इस प्रकार से कोई घटना घटी है। ठीक है, तो संचार माध्यमों ने वैश्विक ग्राम की संकल्पना को क्या किया है बेटा, साकार किया है। अब आपके अगला प्रश्न आता है सेवाएं। पढ़ा हमने सेवाएं क्या होती है, सेवाएं बताइए। सेवाएं पढ़ा रखा है ना? वेतन के लिए किया जाने वाला कार्य है। हाँ बिल्कुल सही है। वेतन प्राप्ति के लिए किया जाने वाला जो भी कार्य है वो क्या है, सेवाएं हैं। और सेवाएं कौन कौन से सेक्टर में आती है बेटा? भाई आशा ही जवाब दे रही है, आजाद तो बता देगा। सेवाएं, सेवाएं कौन कौन से सेक्टर में आती है? पूजा शर्मा, द्वितीय चतुर्थ पूजा शर्मा। सेकंड थर्ड। क्या नहीं सर कुछ नहीं। बताइए, आज ही आए हो कि मैं बताऊं? सर नहीं पता। नहीं पता? क्लास तीसरे सेक्टर में। आज जुड़े हो कि मैं द्वितीय पूछूं? चतुर्थ पंचम, तृतीय चतुर्थ और पंचम। हाँ, तृतीय चतुर्थक और पंचम, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये तो है बेटा सामान्य सेवाएं। और ये है आपकी दोनों ही विशिष्ट सेवाएं। ये बोर्ड में ये छोटे प्रश्न मत माना करो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 1 नंबर का प्रश्न निश्चित तौर पे आता है। पूछा गया है आज कि उच्च ज्ञानोन्मुखी सेवा सेक्टर में कौन सा आएगा, सेवा सेक्टर से संबंधित वर्ग बताइए। तो सेवा सेक्टर से तीनों ही है, सामान्य सेवाओं से जुड़े हुए वर्ग बताइए। ठीक है, तो सेवा का मतलब है वेतन प्राप्ति के लिए जो भी काम किया जा रहा है उसको हम सेवा कहते हैं। अब हमारे यहाँ जो प्रश्न आता है कि सेवाएं कितने प्रकार की होती है, तो सेवाएं सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है निम्न स्तरीय सेवाएं और एक होती है उच्च स्तरीय सेवाएं।
ठीक है। तो निम्न स्तरीय सेवाएं तो वो होती है जो सामान्य, जैसे कोई नलसाज है, धोबी है, नाई का काम करने वाला है, मतलब जिससे कम वेतन की प्राप्ति हो, वो तो होती है निम्न स्तरीय सेवाएं, जिससे कम वेतन की प्राप्ति हो। और जो काम करने वाले हैं, आप ये नहीं कह सकते साहब अकुशल है, धोबी अकुशल होगा तो कपड़े फट जाएंगे, ठीक है ना। अकुशल नहीं है, वो है कुशल, लेकिन उनकी उसकी कुशलता है वो शिक्षा को मापदंड माप के नहीं की गई है, इस कारण से वो सेवाएं कौन सी बेटा, निम्न स्तरीय सेवाएं। इसके कारण क्या है, उसे कम वेतन मिलता है। क्या होगा, उसे कम वेतन मिलता है। जबकि उच्च स्तरीय सेवाएं हैं वो ज्ञानात्मक आधार पर प्रदान सेवाएं होती है। इसमें व्यक्ति को सामान्य सेवाएं यानी निम्न स्तरीय सेवाओं से अधिक वेतन की प्राप्ति होती है। जैसे आपके अध्यापक हो गए, वकील हो गए, या परामर्शदाता हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एक्स्ट्रा जो भी है जिनको अधिक वेतन मिलता है, वो सेवाएं आपके उच्च स्तरीय सेवाएं होती है। अब यहाँ सेवाओं से एक प्रश्न और आता है कि कुछ सेवाएं तो ऐसी होती हैं जो असंगठित क्षेत्र में होती है। पढ़ा हुआ होगा आपका 10th क्लास में, एक बार बता दिया होगा पहले भी आपको। असंगठित और कुछ होती है संगठित क्षेत्र में। जब सूती वस्त्र पढ़ाया था उस समय बताया होगा बेटा आपको। संगठित क्षेत्र में आपकी मिलें आया करती है और असंगठित क्षेत्र में आपके हथकरघे और बिजली करके वाले आया करते हैं। सर साफ दिखाई नहीं दे रहा। सेवाएं, हाँ बेटा साफ दिखाई नहीं दे रहा। साफ दिखाई नहीं दे रहा। किसी एक की प्रॉब्लम है या सबकी है? नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना, किसी एक की समस्या बेटा। आपका जो नेटवर्क है वो सही नहीं आ रहा। नहीं दिख रहा है सर। जिसको नहीं दिख रहा, सबको अगर दिखता ना, सबको अगर बेकार दिखता तो हो सकता था हमारे नेटवर्क में समस्या है। एक आधे को सही दिख रहा है, इसका मतलब जहां आप हो आपके नेटवर्क में समस्या है। आवाज तो आ रही है ना मेरी, या वो भी कट कट के आ रही है? आ रही है सर, सही। रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आ रही है तो बेटा नेटवर्क में जाओ आप, जहाँ पे नेटवर्क अच्छा पकड़ता हो आपके मकान में, वहीं जाओ, तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है सर। असंगठित क्षेत्र है, इसमें आपके जो भी सेवाएं हैं उसमें पूर्ण रूप से 12 महीने का काम मिलने की आशंका नहीं है। वेतन भी क्या है, असमान मिलता है, और पूर्ण रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं। वो तो क्या है बेटा, असंगठित क्षेत्र है। और संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि 12 महीने रोजगार है वो नियत रूप से मिलता है, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, वो संगठित क्षेत्र है। और हम सामान्य रूप से जान सकते हैं कौन सा है भाई, आपकी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की सभी जो सेवाएं हैं वो संगठित क्षेत्र में मानेंगे हम। बाकी प्राइवेट का कोई नहीं है, प्राइवेट संगठित क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। उसमें पूर्ण रोजगार जो है वो नहीं मिल पाता है। समझ में आ गई बात मेरी? समझ में आ रही बेटा? सेवाएं हैं उनको हमने दो भागों में बांट दिया, निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय। प्रश्न आ जाता है और एग्जाम्पल पूछ लेता है। ये निम्न स्तरीय सेवाओं के एग्जाम्पल में नाई है, धोबी है, नलसाज है, जो कम पैसे लेते हैं ना वो वाले। और उच्च स्तरीय सेवाओं में कौन कौन से आएंगे? आपके चिकित्सक है, विशिष्ट सेवाओं में आपके वकील है, परामर्शदाता है, डॉक्टर्स है। ये सारे किस में आएंगे? उच्च स्तरीय सेवाओं में। माली, धोबी, नाई वगैरह किस में आएंगे? आपके निम्न स्तरीय सेवाओं में, ठीक है। अब ये बुक में आपकी बोल रहे हैं कि अनेक सेवाएं जो नियमित होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? संगठित क्षेत्र बोलते हैं। और जो सेवाएं नियमित नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। क्लियर बात है? अब संगठित क्षेत्र में इसमें 2-4 सेवाओं के नाम दिए हैं, मैं आपको बुक से देख के बता रहा हूँ इसको। एक नाम दिया है आपके
महामार्गों का निर्माण करने वाले जो श्रमिक हैं वो संगठित क्षेत्र में आएंगे, नियमित सेवाओं में आएंगे। सेतु यानी पुल बनाने वाले लोग भी हैं, वो नियमित सेवा में आएंगे। और अनुरक्षण करने वाले लोग भी उसमें आएंगे। अग्निशमन जो है वो करने वाले लोग भी किसमें आएंगे? नियमित सेवाओं में आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं भी आग नहीं लगी तो डिपार्टमेंट बंद कर दे, कभी भी लग सकती है। बाढ़ कभी भी आ सकती है, जरूरी थोड़ी बारिश आएगी तभी आएगी। बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, हो सकता है कई बार ग्लेशियर पिघल गया, बाढ़ आ गई। ऐसी कोई बांध टूट गया, बाढ़ आ गई। ठीक है, तो ऐसी जो आपदाएं हैं, तो आपदाओं से जुड़े हुए जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें काम करने वाले श्रमिक हैं वो नियमित सेवाओं में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा की पूर्ति करने वाले, पर्यवेक्षण करने वाले और जो ग्राहक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं वो आपके नियमित सेवाओं में आते हैं। इसके अलावा आपके परिवहन, ऊर्जा, संचार, जलापूर्ति आदि जो सेवाएं हैं इनको भी नियमित सेवाओं में लिया गया है और इनके लिए अलग अलग निगम बनाए गए हैं। परिवहन के लिए अलग निगम बनाया गया है, संचार के लिए अलग निगम बनाया गया, ऊर्जा स्रोतों के लिए अलग निगम बनाया गया। तो विद्युत डिपार्टमेंट अलग हो गया, परिवहन का डिपार्टमेंट अलग हो गया, संचार का डिपार्टमेंट अलग हो गया। और ये लोग क्या करते हैं? ग्राहकों को क्या करते हैं? उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाओं की उपलब्धता करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी सेवाएं जिसमें आपके दो नाम दिए गए हैं। एक शब्द आया है बेटा, एक बार एग्जाम में आ गया, इसलिए मैं बुक से देख रहा हूँ ये चीज। CBD एक शब्द आया है, CBD सेंट्रल बिजनेस डिवीजन, केंद्रीय बाजार क्षेत्र। केंद्रीय बाजार क्षेत्र। केंद्रीय बाजार क्षेत्र क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जो किसी भी नगर के व्यापारिक केंद्र का या व्यापारिक क्षेत्र का मूल है, उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय बाजार क्षेत्र बोलते हैं। और केंद्रीय बाजार क्षेत्र नगर की परिधि के आंतरिक भाग में ही होता है। नगर की परिधि के आंतरिक भाग में ही होता है। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये शब्द क्यों दिया गया है? क्योंकि सेवाएं कई प्रकार की होती है। जैसे इसमें कौन कौन सी सेवाएं आएगी? जैसे कोई होटल है या कोई रेस्तरा है, ठीक है, होटल है, रेस्तरा है। इसके अलावा और भी मूलभूत सुविधाएं जो शहरी लोगों को प्रदान की जाती है, वो सारी की सारी चीजें आपकी किस में आएगी? CBD क्षेत्र में आएगी। लेकिन आपको इसमें एक उदाहरण दिया है, गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स क्या है? ये गोल्फ एक गेम है जिसके लिए काफी ज्यादा भूमि की आवश्यकता होती है। आप कहोगी केंद्रीय बाजार क्षेत्र में हम गोल्फ कोर्स की स्थापना करें तो ये असंभव है। क्यों है? क्योंकि केंद्रीय बाजार क्षेत्र में जो भूमि मिलेगी उसकी लागत क्या होगी? सर्वाधिक होगी। और यहाँ पे हम छोटी छोटी दुकानें, रेस्तरा या हम आवश्यकता मूलक वस्तुओं को उपभोक्ता तक उपलब्ध करवाने या पहुंचाने के लिए हम दुकानें वहां पे खोल सकते हैं। बाकी आप गोल्फ कोर्स की बात कर दो, इतनी लागत की भूमि खरीदना एक ये बोल सकते हैं कि वह भूमि हमारे आर्थिक बजट में नहीं आएगी, यानी हमारे बजट के बाहर है। तो रेस्तरा तो हम खोल देंगे क्योंकि हमें आमदनी होगी। अब आप कहोगे साहब रेस्तरा भी हम कहीं दूर शहर से बाहर वाले क्षेत्र में या होटल शहर से बाहर वाले क्षेत्र में जहाँ किस कोई लोगों का आना जाना नहीं है क्योंकि वहाँ जमीनें सस्ती है और वहां खोल दे तो वो चलेगी नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी सेवा है वो सेवा अपने निश्चित क्षेत्र में ही खुल जाती है। अब ये कहाँ खुल जाएगा? ये क्षेत्र के मतलब CBD के बाहरी भाग में गोल्फ कोर्स खोला जाएगा। गोल्फ कोर्स के लिए जमीन का आएगी CBD के बाहरी भाग में जहां लागत क्या है? कम है। तो CBD में क्या होती है? लागत कम है, ज्यादा होती है। CBD में क्या होती है? लागत ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, CBD का मतलब है केंद्रीय बाजार क्षेत्र। अब आप बोलोगे साहब केंद्रीय बाजार क्षेत्र का सेवाओं से क्या लेना है? तो केंद्रीय बाजार क्षेत्र में आपकी कौन कौन सी सेवाएं मिलेगी? तो केंद्रीय बाजार क्षेत्र में आपको
होटल मिलेगी, रेस्टोरेंट मिलेगी और सभी प्रकार की दुकानें जो वस्तुओं की पूर्ति उपभोक्ता तक करती है, वो सारी की सारी दुकानें आपको CBD क्षेत्र में मिल जाएगी। लेकिन कोई आपको यहाँ पर खोलना है कोई गेम का पॉइंट, इंडोर गेम तो हो जाएगा, लेकिन आउटडोर गेम जैसे गोल्फ कोर्स है, क्रिकेट का मैदान है, वो कहाँ खोलेंगे हम? वो लगाएंगे कहाँ पर? लागत जहाँ पे जमीनों की कम आए और CBD के बाहर है, वहां पर ये लगाएंगे। समझ में आएगी बात मेरी भाई? समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। क्योंकि आंतरिक भाग में क्या होता है, आपके जो भी उपभोक्ता वाली जो वस्तुएं हैं उनको हम देने वाली वस्तुएं हैं वो दुकानें खोलेंगे, बाकी बाहर खोलेंगे। एक बिंदु और है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हैं वो शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं। सब पलायन हो रहा है, क्यों हो रहा है? नगरीकरण बढ़ रहा है। नगरीकरण बोल दो या शहरीकरण, यानी नगरीकरण का मतलब हुआ नगरों का विकास, शहरीकरण का मतलब ये हुआ शहरों का विकास। तो जब शहरों का विकास हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त आमदनी कम हो रही है, तो लोग द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय, चतुर्थक, पंचम में संलग्न होने के लिए शहरों की तरफ आते हैं। और ये जो क्रियाकलाप में संलग्न होने के लिए लोग आते हैं, वो लोग अलग अलग भागों से आते हैं और उन लोगों की योग्यताएं अलग अलग होती है। क्या होती है? योग्यताएं अलग अलग होती है। तो ये बता रहा है कि लोगों की योग्यता के आधार पर उनको क्या दिया जाता है? सेवाएं प्रदान की जाती है। उन सेवा कर्मियों को उनकी योग्यता के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे इसमें बता रखा है कि अकुशल श्रमिक होते हैं, उनको मोची, गृहपाल और खानसामा यानी खान कर्मी और माली या घरेलू नौकर आदि की नौकरी दी जाती है। जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं, वो कुछ नहीं जानते, उनको इस प्रकार से नौकरी दी जाती है। और कुछ लोग हैं जो एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और एक निश्चित योग्यता उनके पास होती है, तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार क्या दी जाती है? नौकरी दी जाती है। किसके अनुसार? उनको उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाती है। ये आपको मैंने पहले बताया है और ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक उदाहरण आपके दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। मुंबई की डिब्बावाला सेवा। ठीक है, हम पढ़ेंगे। देखो, मुंबई है, मुंबई में आपके उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्यतः दो ही है। इन दोनों का उत्प्रवास यहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश से और बिहार से। और ये लोग कहाँ आ जाते हैं? आपके मुंबई में। तो एक प्रश्न आपके आता है कि सर्वाधिक उत्प्रवासी राज्य कौन से हैं? यूपी और बिहार। और अप्रवासित राज्य कौन सा है? तो आपके अप्रवासित राज्य में किसका नाम आएगा? महाराष्ट्र। नगर की बात करें तो